नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है पास रखना या छोटा करना। सामासिक शब्दों का भाषा में प्रयोग करने से भाषा में संक्षिप्तता आती है और शैली में उत्कृष्टता एवं सटीकता आती है। इस वीडियो में हम समास की परिभाषा, उसके प्रकार और उससे संबंधित उदाहरणों को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं समास की परिभाषा। समास परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों, पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक। समास में क्या दो पद तो होते ही, दो से अधिक भी होते हैं। दो से कम पद का समास सामासिक शब्द नहीं होता है। परस्पर स्वतंत्र, आपस में दो शब्द होते हैं और स्वतंत्र संबंध रखने वाले, उनका अर्थ भी स्वतंत्र होता है। दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे पदों को हम समास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है विश्राम गृह। अब यहाँ पर दो पद मिले हुए हैं। जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर स्पष्ट अलग अलग दो पदों का मालूम पड़ता है हमको, और वैसे समस्त पद में हमको पहचानना होता है। तो विश्राम गृह का जब हम समास विग्रह करेंगे तो विश्राम के लिए ग्रह, विश्राम एक पद और दूसरा पद ग्रह। सामासिक शब्द में प्रायः दो पद होते हैं। हमेशा इसमें दो पद होते हैं। पहला पद होता है इसका पूर्व पद। पहले पद को बोला जाता है पूर्व पद। जैसे यहाँ पर विश्राम, ये क्या होगा? पूर्व पद। और दूसरा पद जो होता है उसको बोलते हैं हम उत्तर पद, अर्थात ग्रह जो है इसका उत्तर पद है। इसी प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं, अर्थात ये पूर्व पद और उत्तर पद की जो प्रक्रिया है, इससे जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद और सामासिक पद रहता है। जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर विश्राम गृह में विश्राम के लिए ग्रह अलग अलग हो गए, तो ये क्या बन गया यहाँ पर? इसको क्या कहेंगे हम? समास विग्रह कहलाएगा। इसका एक उदाहरण नीचे भी है। जैसे गंगाजल। गंगाजल क्या है? ये समस्त पद है, सामासिक पद कहते हैं इसको हम। ये है समस्त पद, है ना। और गंगा इसका पूर्व पद, जल उत्तर पद, दो पद अलग अलग हुए। तो इन दोनों पद को अलग अलग होने के बाद यहाँ पर क्या किया हमने? गंगा का जल। अब दोनों पद हैं, दोनों पद को जोड़ने के लिए, उनका अर्थ बनाने के लिए यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो गंगा का जल, ये विभक्ति कारक चिन्हों का जो प्रयोग है ये केवल तत्पुरुष समास में होता है। गंगा का जल, ये हुआ इसका समास विग्रह। तो इस तरीके से हमने समास की परिभाषा और उसके लिए जो नियम होते हैं, जो उसकी विशेषताएं होती है, उसको देखा और उसका उदाहरण। अब हम देखते हैं समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है इसका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसका जैसा नाम है वैसा ही इसकी परिभाषा और इसकी पहचान की जाती है। अव्ययी भाव समास में से हम शब्द लेते हैं अव्ययी। अव्ययी का मतलब होता है कि व्यय यानी खर्च करना, और अव्ययी का मतलब होता है जो खर्च नहीं होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। ऐसे शब्द उपसर्ग जो होते हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, प्रधान यानी होता है मुख्य। समास में दो पद हमने पहले देखा, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसका पहला पद होता है पूर्व पद, क्या होता है? प्रधान होता है तथा अव्ययी होता है। इसका जो पूर्व पद होता है वो अव्ययी होता है। या यूं कहते हैं हम कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, शब्द के प्रारंभ जो पहला पद होता है वहां पर क्या होता है? उपसर्ग शब्द आते हैं। उपसर्ग जुड़े हों, अर्थात
जिसका पूर्व पद उपसर्ग हो, पहला पद उपसर्ग हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। इसमें पहचान, इस समास की क्या पहचान है, ये हमको ध्यान में रखना है। इस समास का जो पहला पद होता है, अर्थात इनकी जो प्रारंभिकता होती है, समास की जो सामासिक शब्द की जो प्रारंभ जो होते हैं, ये कहाँ से होते हैं? यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, इन शब्दों से ये प्रारंभ होते हैं। जैसे जैसे यथा शक्ति, प्रतिदिन, भर पेट, आ जन, इस प्रकार के उपसर्ग शब्द जो हैं इनमें पहले आते हैं। तो इन शब्दों से जो सामासिक पद या समस्त पद प्रारंभ होते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। ये हमारी इसकी पहचान है। अब जैसे इसमें है ये यथा शक्ति, तो यथा क्या है? इसमें उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें भर उपसर्ग है और इसमें आ उपसर्ग है। तो ये इसकी पहचान है। ये जो शब्द जिसमें पहले आते हैं वो अव्ययी भाव समास होता है। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समस्त पद क्या है? यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, है ना। यहाँ पर ये क्या है? क्या आया है, इसमें कारक चिन्ह जो है वो आया है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऊपर क्या बताया था कि पहला पद प्रधान और अव्ययी, तो इसमें क्या है? यथा, यथा का मतलब होता है अनुसार। तो यथा जो है अव्ययी शब्द है, इसलिए हम इसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसमें प्रति, प्रति क्या है? अव्ययी है, इसलिए हम इसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसमें क्या है? भर, है ना, पेट भरकर, भर पेट, पेट भरकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर, तो इसमें आ, भर, प्रति, यथा, ये अव्ययी शब्द है, इसलिए हम इनको अव्ययी भाव समास कहेंगे और यही इसकी पहचान है। ये शब्द आपको प्रारंभ में जिस समस्त पद में भी दिखाई दे तो उसको आप अव्ययी भाव समास लिखेंगे। समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद अर्थात पहला पद गौण होता है। गौण मतलब आश्रित रहने वाला, जो पहले पद दूसरे पद के ऊपर आश्रित रहता है उसको बोलते हैं गौण। जब हम समास विग्रह करते हैं इसका, तत्पुरुष समास के समस्त पद का जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक पढ़े हमने, कारक के भेद होते हैं और उनके कारक चिन्ह अलग होते हैं जिनको हम परसर्ग भी बोलते हैं। तो जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और इसकी यही पहचान है। जैसे इस दोनों पदों के बीच में आता है का, की, को, के लिए, में, पर, से, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह है और ये दोनों पदों के बीच में आते हैं, यही इसकी पहचान है। एक और इसकी पहचान है कि समस्त पद को अलग करने पर, जब समस्त पद रहता है तो उसको अलग करने पर कारक चिन्ह यदि आए तो वहां तत्पुरुष समास होता है। ये इसकी पहचान है, कारक चिन्ह यदि आते हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसके उदाहरण है दीवार, घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। दूसरा है तुलसी लिखित, है ना, या इसको ऐसे भी क्या जाता है? तुलसी कृत, कृत यानी भी होता है रचना यानी लिखना, तो तुलसी कृत या तुलसी लिखित, तुलसी के द्वारा लिखित। अब यहाँ पर तुलसी क्या है? तुलसीदास जी का नाम आता है, यानी ये संज्ञा है और यहाँ पर द्वारा लिखित, लिखित क्या हुई? क्रिया हुई। और ऊपर वाले उदाहरण में भी हम देखते हैं दीवार, घड़ी, तो दीवार क्या है? ये भी संज्ञा है और घड़ी ये भी संज्ञा है। तो तत्पुरुष समास की रचना जो है दो प्रकार से होती है। एक तो ये कि दोनों पद संज्ञा होते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों पद संज्ञा होते हैं, और एक में पहला पद संज्ञा होता है और दूसरा पद क्रिया होता है। ये दो प्रकार की रचना होती है। अगला उदाहरण है इसका नेत्रहीन, नेत्र से हीन, से विभक्ति यहाँ पर के द्वारा, यहाँ पर के लिए,
ये कारक चिन्ह, यहाँ पर के द्वारा कारक चिन्ह, यहाँ पर से कारक चिन्ह, भारत रत्न, भारत का रत्न, यहाँ पर का कारक चिन्ह। तो यहाँ पर इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं, दोनों पदों को अलग अलग करते हैं, तो क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और जब इसके समस्त पद बनाते हैं तो विभक्तियों का लोप हो जाता है, लोप होना इन्हें छुप जाती है विभक्तियां, तो ये समस्त पद बन जाते हैं। वैसे तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद होते हैं कारक के अनुसार। जिस उदाहरण में जिस कारक का कारक चिन्ह आता है उसको वही तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे इसका है के लिए क्या है, संप्रदान कारक, तो ये संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है ना। इसमें क्या है, से है ना, अपादान कारक। अब से दोनों में आता है, करण कारक में भी आता है और अपादान कारक में भी आता है, पर जहां से पर अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। तो से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपादान तत्पुरुष। यहाँ पर का संबंध कारक, का काय में आता है, का की के रा री रे, संबंध कारक में, तो यहाँ पर ये संबंध का है। तो इसको यदि हम कहें तो कौन सा तत्पुरुष हुआ, ये संबंध तत्पुरुष समास। जैसे हम सभी कौन से, ये सभी मानेंगे तत्पुरुष समास, पर कारक चिन्ह के अनुसार इनके भेद अलग अलग भी माने जाते हैं। ये हुआ हमारा तत्पुरुष समास। अगला है तीसरा समास का भेद होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय, कर्म और धारय, जिसमें कर्म होता है उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। इस समास में शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरे पद की इसमें विशेषता बताई जाती है। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं हम, विशेष, और जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। तो पहला पद क्या हुआ इसका, विशेषण, और दूसरा पद विशेष। एक और इसका है, इसमें उपमेय में उपमान। जैसे उपमेय क्या होता है, विशेषण, और उपमान क्या होता है, विशेष। बात वही है, पर उपमेय में उपमान का संबंध भी होता है। अब यहाँ पर जब इसके उदाहरण आएंगे दोनों के, तो दोनों के उदाहरण में हमको अंतर समझ में आएगा कि इनका समास विग्रह कैसे होता है। इसकी पहचान है, पहली पहचान तो क्या है कि दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी कि पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। ये पहली पहचान। एक और इसकी पहचान है, यदि दूसरे यानी उत्तर पद में, उत्तर पद कौन सा, बाद वाला, उत्तर पद में कैसे लगाकर, उत्तर पद में कैसे लगाकर यदि हम प्रश्न करें और हमें उत्तर मिल जाए तो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अब जैसे इसका उदाहरण है, मेरा उदाहरण क्या है, नीलकमल। नीलकमल का जब हम समास विग्रह करेंगे, ये क्या होगा, नीला है जो कमल, ये क्या है, नीला, और ये कमल। ये शब्द क्या हुआ, इसका विशेषण, और ये विशेष। नीला शब्द जो है इसकी, इस कमल शब्द की विशेषता बताता है कि कमल कैसा है, नीला है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये विशेषण और ये विशेष। तो ये पहला कि दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, दूसरा पद है ये पहला पद, ये दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताता है, ठीक है। अगला है कमल नयन। अब यहाँ पर इसका समास विग्रह करने में क्या अंतर है, यहाँ पर है जो नहीं आएगा, क्या है, उसके समान। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन किसके समान है, कमल के समान है। मतलब बात वही है कि नयन की विशेषता बताई गई है, पर यहाँ पर उसकी तुलना की गई है कि उसके समान है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे कि उपमेय में उपमान है। यहाँ पर उपमेय में उपमान, जहाँ तुलना मानी जाती है, तो यहाँ पर कमल की तुलना किससे की गई है, नयन से, के समान। और यहाँ पर क्या है, नीला है जो कमल, सीधी सीधी विशेषता बताई गई है कि कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेषण और विशेष। और यहाँ पर क्या है, उपमेय में उपमान, तुलना की गई है, पर है वही विशेषता, नयन कैसे है, कमल के समान, ठीक है। अगला उदाहरण इसका है नीलकंठ।
नीला है जो कंठ, मतलब कंठ की विशेषता नीला शब्द बताता है, नीला है जो कंठ। अब बहु कर्मधारय समास जो है इसमें बहुत सारे बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण आ जाते हैं, पर वो काय पे डिपेंड करते हैं, समास विग्रह करने पर। अब जैसे नीलकंठ, अगर इसको हम लिख देते हैं, हमने लिखा नीला है जो कंठ, तो यहाँ पर सीधे सीधे कंठ की विशेषता हो गई, है ना। पर अगर इसको हमने लिख दिया कि नीला है कंठ जिसका, ये जो शब्द है जिसका बना के आप यहां लगा दो, सिर्फ समास विग्रह करने में अंतर आ गया, है ना। शब्द यही है नीलकंठ, और यहाँ पर हमने लिखा नीला है जो कंठ, तो सीधा कंठ की विशेषता हो गई, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अब हमने लिख दिया इसको नीला है जो कंठ, अर्थात कौन हो गए, शिव। वह पद जिसके दोनों पद प्रधान ना होते हुए उसका अर्थ प्रधान होता है, यानी उसके अर्थ को मुख्य माना जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो शब्द यही है, समस्त पद यही है, पर अगर हमने इसका समास विग्रह ऐसा लिखा है तो समास का नाम क्या होगा, बहुव्रीहि समास। और अगर ये समास विग्रह किया है तो समास का नाम क्या होगा, कर्मधारय समास। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है समास विग्रह करने पर, ठीक है। ये हो गया तीसरा कर्मधारय समास। समास का अगला भेद है, यानी चौथा भेद है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, प्रधान यानी क्या होता है, मुख्य, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, विलोम अर्थात उल्टे, है ना। विपरीतार्थक शब्द जो हमने पढ़े हुए उसके दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं या पूरक होते हैं। पूरक किसे कहते हैं, जो किसी को पूरा करने वाला होता है, जो अधूरी चीज है, अधूरा काम होता है उसको पूरा करने वाला, उसमें मिल जाना, उसको कहते हैं पूरक। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं या पूरक होते हैं। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा रहता है। पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है, दोनों पदों की ये पहचान है। इसके समस्त पद को पहचानने की पहचान क्या है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ होता है ना। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं और अथवा या का प्रयोग करते हैं। समुच्चय बोधक शब्द हमने पढ़ा हुआ है। तो जब समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने में और अथवा या का प्रयोग करके हम समास विग्रह करते हैं। जैसे लेन देन यहाँ योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, यानी एक शब्द है, एक पद है ना। तो लेन और देन, और इसमें समुच्चय बोधक शब्द है, लेन और देन, दोनों पद यहाँ पर समान है, प्रधान है, मुख्य है। दाल रोटी, ये योजक चिन्ह, दाल और रोटी। अब कभी कभी क्या होता है कि द्वंद्व समास के जो उदाहरण होते हैं उसमें समस्त पद ऐसे होते हैं कि वे योजक चिन्ह से जुड़े हुए नहीं होते तो द्वंद्व समास के उदाहरण, पर वो योजक चिन्ह से जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे देवासुर, अब देवासुर में कोई योजक चिन्ह नहीं है, पर जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, जब इसको हम देखेंगे तो ये क्या होगा, देव और ये असुर। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, है ना, तो देव प्लस असुर, यानी देव और असुर, देव और असुर दोनों एक दूसरे के विलोम होगा। देव यानी देवता, असुर राक्षस। तो कभी कभी ऐसे शब्द भी आते हैं, तो इनको आपको पहचानना है, इनकी पहचान करें और इनको समझें। इनको देखकर ऐसा नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाएं या घबरा जाएं, वो बात नहीं। इनको पहचानें और उनको ऐसा संधि अलग अलग करके हम देख सकते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम है, तो वो कौन से शब्द कहलाएंगे, कौन सा समास कहलाएगा, द्वंद्व समास के उदाहरण कहलाएंगे। एक बात और,
कि कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो योजक चिन्ह से तो जुड़े हुए होते हैं लेकिन वो द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं होते हैं। जैसे धीरे धीरे, जहां पर एक ही शब्द पुनः आता हो, धीरे धीरे। अब ऐसे शब्द भी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, यानी कि जब एक ही शब्द दोबारा आता हो और वह योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता हो तो वहां पर द्वंद्व समास नहीं होता है। वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के शब्द जो होते हैं, जैसे धीरे धीरे, है ना, अब ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें जो धीरे धीरे शब्द है, धीरे शब्द जो है ये अव्ययी शब्द है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं, जैसे धीरे धीरे है, जल्दी जल्दी है, ये क्या जो एक जैसे शब्द होते हैं योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, पर वो द्वंद्व समास के उदाहरण ना होते हुए अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। ये इसमें अंतर है। अगला पांचवा भेद है समास का द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही सरल समास होता है, बहुत जल्दी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। इन्हें संख्या होती है, पहले पद में संख्या होती है, नंबर जिसको हम बोलते हैं, नंबर होते हैं, और उसमें समूह का बोध कराता है। उस शब्द से हमें किसी समूह का बोध होता है, वहां पर द्विगु समास होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसके बहुत सरल उदाहरण है और बहुत जल्दी समझ में आते हैं। जैसे पंचवटी। अब पंचवटी में पंच, पंच क्या है? ये संख्यावाची शब्द है। पंच पांच, है ना। चौराहा, चौ, चौ मतलब चार, है ना। चतुर्मुख, चतुर, चतुर चार। तो ये सभी में क्या है? पहला पद क्या है? संख्यावाची है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसकी पहचान यही है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो पंचवटी, पांच वटों, वटों अर्थात होते हैं वृक्षों का समूह, है ना, वहां पर उसको हम बोलते हैं पंचवटी। चौराहा, चार राहों का समूह। चतुर्मुख, चार मुखों का समूह। ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो द्विगु समास के उदाहरण कहलाते हैं। समास का अगला भेद, यानी छठा भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद यानी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब इसमें क्या है कि इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। बहुव्रीहि समास के दोनों पद प्रधान ना होते हुए इसका अर्थ प्रधान होता है। ये दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? एक अन्य यानी तीसरा पद बनाते हैं और उस पद की ओर संकेत करते हैं। उसे दोनों पद का मिलाकर जो अर्थ निकलता है उस अर्थ को प्रधान कहते हैं, मतलब उसको मुख्य माना जाता है। वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इसमें अधिकतर सबसे अच्छी सरल सीधी सी पहचान है इसकी कि अधिकतर इस समास में देवी देवताओं के नाम आते हैं। अधिकतर देवी देवताओं के नाम इसके उदाहरण में आते हैं। अब कैसे? इसके उदाहरण है जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रि, है ना, और लोचन यानी नयन। त्रिलोचन, तीन हैं लोचन, लोचन जिसके, लोचन यानी आंखें, तीन हैं लोचन जिसके। अब यहां से यहां तक कोई मतलब नहीं, दोनों पद से कोई मतलब नहीं, पर ये दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ निकालते हैं। तीन हैं लोचन जिसके अर्थात कौन? शिव। यहां पर तीसरा अर्थ जिसका निकलता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। चक्रपाणि, चक्र है पाणी, पाणी यानी होता है हाथ। चक्र है पाणी में जिसके, यानी जिसके हाथ में
चक्र है। कौन? अर्थात विष्णु। तीसरा अर्थ क्या निकलता है? विष्णु। किस ओर संकेत करते हैं दोनों पद मिलकर? ये विष्णु की ओर। इसलिए कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। दशानन, सभी ने सुना है, ये उदाहरण बहुत सरल है और बहुत आता है ये उदाहरण। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर यानी पेट, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो जहां पर दोनों पद प्रधान ना होते हुए उसका अर्थ प्रधान होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर मैंने आपको बताया था जब कर्मधारय समास हमने समझा था। अब उसी प्रकार द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर होता है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण है चतुर्मुख। चतुर्मुख का हमने यहाँ पर समास विग्रह किया है 4 मुखों का समूह। तो कौन सा समास हुआ यहाँ पर? द्विगु समास। पर इसको हम इस तरीके से लिखे चतुर्मुख को कि 4 हैं मुख जिसके, चतुर्मुख है ना। तो इसको हमने लिखा 4 हैं मुख जिसके, अर्थात कौन? ब्रह्मा। तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा पद बनता है 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। और इसी समस्त पद का समास विग्रह हमने इस तरीके से किया 4 मुखों का समूह। तो कौन सा समास? द्विगु समास। इस तरीके से अगर इसका समास विग्रह किया तो समास कौन सा? बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार ये त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। पर इसको हमने कह दिया कि 3 लोचन का समूह, 3 लोचन का समूह। तो समास कौन सा हो गया? द्विगु समास। जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, संख्या की प्रधानता हो, वहां पर द्विगु समास होता है। और दोनों पद प्रधान ना होते, उसके अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो ये समास की परिभाषा, समास की पहचान और समास के भेद आपको बताए। आप इनको और अच्छे तरीके से समझें और समास के जो अन्य उदाहरण हैं उनको समझकर इस तरीके से जो पहचान बताई गई है इस तरीके से आप उन्हें पहचानें और समझें। मुझे उम्मीद है कि आपको समास वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। फिर हम अगले वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।